हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 का पढ़े थे हम लोग महेश्वर सूत्र। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का ही उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि सिलेबस में दिया है, चैप्टर नंबर 1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें उच्चारण स्थान, प्रत्याहार और महेश्वर सूत्र इम्पॉर्टेंट है। और इसमें यत्न भी पढ़ना है। तो हम लोग आज उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, ठीक है। तो उच्चारण स्थान किससे बोलते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं किसको? सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मुख के स्थान क्या होता है। पहले तो हम लोग एक नॉर्मली आम भाषा में, बोलचाल के भाषा में बोल सकते हैं कि कोई भी शब्द का उच्चारण मुख का जिस भाग से होता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो एक डिफिनेशन के तौर पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मुख के जिस भाग विशेष से विशेष जुड़ाव से वर्णों का उच्चारण होता है उस वर्ण का वही स्थान होता है। जैसे प उच्चारण जो होता है वो दोनों ओठों के आपस में होता है। एक बार उच्चारण करके देखो प, तो दोनों ओठ जो होते हैं वो आपस में टच करते हैं। तो प का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान का इसी तरह इनका कहीं एक भेद बताया गया है। तो सबसे पहला क्या है? अकुह विसर्जनीयाना कंठ। तो इसको ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है, इसको समझने का ज़रूरत है। तो अकुह विसर्जनीयाना कंठ जो होता है 18 प्रकार का होता है। इसमें अकुह आ गया तो अकार, कु तो कवर्ग, बी आ गया, विसर्जनीयाना तो विसर्ग हो गया, और स से हो गया सकार, और यही दिया है इसमें कि आकार, कवर्ग, हकार, विसर्ग का स्थान कंठ होता है। जिसमें उच्चारण जिसमें अ आए, कवर्ग में क वर्ग का क ख ग घ ये जो होता है वो आए, हकार, और विसर्ग का स्थान होता है वो कंठ होता है। तो जिस वर्ण का मुख जिस भाग से उत्पत्ति होती है वह उसका वर्ण स्थान होता है, वह वर्ण का स्थान होता है। विसर्ग का स्थान कंठ तभी होता है जब अकार और आकार आकार के बाद उच्चारित होता है। जब अकार जो था वो आकार के बाद उच्चारित होता है उसको विसर्ग बोलते हैं। तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया रामः, तो रामः इसमें जो अकार आ रहा है इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। एक बार आप खुद उच्चारण करके देख सकते हो। राम, पाक, कच, ताप, पत, ये सब क्या है? ये सब का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है ईचू यसा नाम तालु। ये भी 18 प्रकार का होता है। ई इसमें आ गया, इसका मतलब ईकार। ये ट्रिक है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ई का मतलब ईकार। च वर्ग, यकार, स से सकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो दांतों के पीछे ऊपरी भाग को हम लोग तालु कहते हैं। तालु स्थान वाले वर्ग तालव्य कहलाते हैं। जिसका उच्चारण तालु से होता है वो शब्द हम लोग तालव्य बोलते हैं। फिर तीसरा आ जाता है ऋतु रसा नाम मूर्धा। ऋतु रसा नाम मूर्धा जो होता है ये भी 18 प्रकार का होता है। इसमें रीकार, टवर्ग और रेफ सकार का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यहाँ देखिए ऋतु, री से हो गया रीकार, ट से टवर्ग, र से रेफ, स से साकार, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा अस्तनी भाग मूर्धन्य कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर हो गया ऋतु लसा नाम दंता। ये जो होता है ये 12 प्रकार का होता है। ऋतु लसा नाम दंता, री से हो गया लीकार, लकार, और त से हो गया तवर्ग। तो वही दिखाया है यहाँ पे। ये ऋतु लसा नाम दंता जो है ये 12 प्रकार का होता है। ये ऋकार, तवर्ग और लकार और सकार का उच्चारण स्थान होता है। जीभ के ऊपरी दांतों से टकराने से होता है। दंता जो होता है कोई भी शब्द का उच्चारण अगर हम लोग कर रहे हो, हमारा जीभ जो है दांत से टकरा रहा है, इसका मतलब उसका उच्चारण स्थान दंत है। फिर आ जाता है उपपदमानिया नाम ओष्ठो। ये भी 18 प्रकार का होता है। इसमें उकार, पवर्ग अर्थात उपपदमनीय विसर्ग का उच्चारण दोनों होठों के टकराने से होता है। जब दोनों ओठ टकराने से होता है उसको बोलते हैं उपपदमानिया नाम ओष्ठो। इनका स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है और ये वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं। फिर छठा नंबर में आ जाता है यम गणना नाम नासिका च। इसमें सबका जितना भी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग जो होते हैं सबका लास्ट वाला वर्ड आता है। यह हो गया य, म, य, ण का
इनका जो उच्चारण स्थान क्या होता है वो नासिका होता है। इनका उच्चारण ना की सहायता से होता है। और ए दै तो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ये वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो आई होप सो इतना तो समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। ओ दै तो कंठ तालु, ओ दै तो कंठोष्ठम। इसमें ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ और तालु। और वकार से दंतोष्ठम, इसमें वकार का दंत ओष्ठ स्थान होता है। इसका उच्चारण दांत और ओठ से होता है। तो दंत प्लस ओष्ठ क्या हो गया, दंत ओष्ठम। फिर 10वां नंबर है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। इसका उच्चारण सीधे जीभ के भाग से होता है, जीभ के मूल भाग से होता है। और फिर आ गया नासिके अनुनासिका स्वारस्य। इसमें अयोगवा अनुसार का उच्चारण नासिका के सहयोग से होता है, तो अनुस्वार के नासिका स्थान है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा जो कि आज ही मैंने देखा है। बुक में एक क्वेश्चन था जो कि अभी तो याद आ नहीं रहा है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था आज। अनुनासिका जो है उसमें नासिका दिया था, जो कि हमारा बुक में दिया है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो हम लोग का न्यू सिलेबस आया है BAMS का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में पूछा था। अनुनासिका इसमें जो होता है अ होता है, लेकिन नासिका इसका जिसका नाक से उच्चारण ना हो, अ और अन ये दो में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को बहुत, जो कि आज मैंने खुद देखा है एक MCQ में। तो इतना तक तो समझ आ गया होगा। तो आगे अब हम लोग आगे का जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रयत्न हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे प्रयत्न आप लोग एक बार रिवाइज कर, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर जब मैं डालूँगी उसके बाद आप देख लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।